बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। G20 दुनिया का एक बड़ा ब्लॉक है और दुनिया की जो 20 बड़ी मईशतें इकोनॉमीज़ हैं उन पर मुश्तमिल ये एक ग्रुपिंग है। अब इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है, सदारत इसकी, वो बारी बारी मेंबर ममालिक के पास आती रहती है। मतलब किसी एक मुल्क के पास नहीं रहती, बारी बारी रोटेट होती रहती है। और फिर जो प्रेसिडेंट होता है अमूमन ऐसा होता है कि उसी मुल्क के अंदर इसका इजलास भी हो रहा होता है। इन दिनों इसकी जो सदारत है वो इंडिया के पास आई हुई है। तो अव्वल तो हिंदुत्व के भक्तों ने अपनी मीडिया के ज़रिए, गोदी मीडिया के, कंट्रोल्ड मीडिया है इंडिया के अंदर, ऐसा तासुर बिल्ड करने की कोशिश की गोया कि ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। कांग्रेस वाले फेल हुए G20 की सदारत लेने में और मोदी साहब लेने में कामयाब हुए हैं और ये मोदी साहब की कोशिशों की वजह से इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये असल में बारी बारी जिस मुल्क की बारी आ जाती है ना तो उसके पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। इसमें किसी पार्टी या किसी हुकूमत का कोई कमाल नहीं होता। ये मतलब नंबर आने पर मिल ही जाती है। लेकिन ऐसे माहौल बनाया गया कि अब दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, अब इंडिया प्रेसिडेंट बन गया G20 का और इंडिया पता नहीं विश्व गुरु बन गया, ऐसा इमेज क्रिएट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली G20 को बजाय इसके कि इंडिया के फ़ायदे में इस्तेमाल किया जाता, मोदी साहब और उनकी पार्टी ने इंडिया के नुकसान में यूज़ किया है। बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने दिया इंडिया को G20 के ज़रिए। इस इवेंट के ज़रिए फाइनेंशियली इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता था, स्ट्रेटजिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता था, लेकिन अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। वो यूं कि इन्होंने जनाब अरुणाचल प्रदेश के अंदर और कश्मीर के अंदर G20 के इजलास रख दिए। अब दोनों हैं डिस्प्यूटेड इलाके, एक पे चाइना का क्लेम है, दूसरे पे पाकिस्तान का क्लेम है। चाइनीज़ अरुणाचल प्रदेश वाले इजलास में उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, उन्होंने पहले ही कहा हुआ था। अब ये जो कश्मीर के अंदर G20 का इजलास होने जा रहा है, अब ये अव्वल तो यहाँ पर रखना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। वो ब्लंडर यूँ था कि कश्मीर पर अगर आप देखें कांग्रेस की और बीजेपी की पॉलिसीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस वाले कश्मीर इशू को डाउन प्ले करते थे इंटरनेशनल लेवल पर, इन्होंने उभरने ही नहीं दिया। पाकिस्तान बहुत कोशिशें करता रहा कि किसी तरह ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए और दुनिया इस तरफ देखे, ऐसे ही देखे जैसे फ़लस्तीन का इशू देखा जाता है, वैसे कश्मीर का इशू देखे दुनिया। और इसके लिए उन्होंने कहाँ पर जाकर अप्रोच नहीं किया। यूएन के अंदर भी पाकिस्तान ने इसमें काम किया, OIC की रेजोल्यूशंस पास करवा दी। OIC मतलब मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। OIC की रेजोल्यूशंस हैं इस मुद्दे पे और वो पाकिस्तान ने पास करवाई हुई हैं कि ये जो है ना यूएन के करारदादों के मुताबिक जो है वो हल होना चाहिए। बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान की। तो इसको इंटरनेशनलाइज करवाने में बहुत जान मारी है पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से लेके। कांग्रेस वाले जब भी आते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि वो इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी, आप इसको डाउन प्ले करें, आप इसको बायलैटरल इशू, वो कहते हैं हाँ ये इशू है लेकिन बायलैटरल है, आपको और हमारा है, किसी और का कोई काम नहीं है। अब ये बड़ी शातिर किस्म की जो है ना ज़हीन किस्म की चाल है कांग्रेस वालों की कश्मीर के हवाले से कि दुनिया इस तरफ देखे ही नहीं। और अगर दुनिया नहीं देखेगी तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। पाकिस्तान कहीं पर कुछ भी बोले दैट्स फाइन। वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। अगर आप देखें तो उनके दौर में कश्मीर का इशू उस लेवल पर इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ जिस लेवल पर मोदी के दौर में हुआ है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी कश्मीर के हवाले से यकसर मुख्तलिफ है। अव्वल तो वो इसको डिस्प्यूट मानने से ही इनकारी होते हैं। नाउ देशभक्तों को तो ये सुनते ही बड़ा वो कहते हैं ना अच्छी सी म्यूज़िक लगती होगी कि ज़बरदस्त, क्या कमाल की पॉलिसी है, हमारी कोई इशू नहीं है कोई, ये हमारी ज़मीन है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक होके देखें, आलमी बिरादरी के नुक्ता नज़र से देखें तो ये बेवकूफ़ी है। वो यूं कि मोदी साहब स्पेस छोड़ते रहे, मतलब ये जो दरवाज़ा इन्होंने बंद किया है ना, तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं सवाए इसके कि आलमी सतह पर, इंडिया से बात ही ना कर, आलमी सतह पर इस इशू को जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के ज़रिए रेज करवाए। और पाकिस्तान वही करता रहा 2014 से लेके जब से मोदी आया है। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जान मारी है इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया क्योंकि दरवाजे बंद करके बैठा है ना, तो सारी की सारा काम जो हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है, ख़ासतौर पर चाइना के साथ। नाउ इसके नतीजे में फिर हुआ ये है कि कश्मीर अब बायलैटरल मुद्दा नहीं रहा, ये ट्रायलैटरल मुद्दा बन गया। इसके अंदर चाइना भी आ गया। अब
इसके अंदर प्रॉपरली चाइना भी आ गया है। वो कैसे आ गया अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बड़ा स्टेक चाइना का क्रिएट हो गया है मोदी के आने के बाद। पहले नहीं था, पहले इसलिए नहीं था क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसीज ही डिफरेंट थी। वो इसको आलमी सतह पर उभरने से दबा के बैठे हुए थे कि नहीं ये बाहर ना निकले, वो इधर ही हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो, कहीं और ना निकले। इसकी जो अंडे बच्चे हैं ना दुनिया में कहीं और पैदा ना हो, सिर्फ हमारे पास, क्योंकि वो समझते हैं देखे टॉक्स के अंदर हमारे पास कंट्रोल होगा इसका ना। अब कश्मीर के अंदर चाइना यूं आया है कि ये जो सीपैक बना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना, जो पाकिस्तान के पास है, उससे क्रॉस करके नीचे गवादर तक जाता है। और ये $60 अरब से ज़्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट है और चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है। और वो जो एक हाई स्पीड रेल बना, कार्गो रेल और ये सारी बनाने के चक्कर में है चाइनीज़, इससे तो इनको और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एज हासिल होगा। स्ट्रेट ऑफ मलाका बाईपास हो जाएगी, मतलब मुकम्मल तौर पर, बाय रोड नहीं, अगर ये ट्रेन के ज़रिए भी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होगा। तो कश्मीर अगर पाकिस्तान के हाथ से गया तो चाइना के हाथ से सीपैक गया, यानी इनकी अल्टरनेट कनेक्टिविटी गई और चाइनीज़ जो हैं फिर उनको मोहताज होना पड़ेगा इंडियंस का अगर वो कंट्रोल करेंगे पाकिस्तानी कश्मीर को। तो लिहाजा यहाँ पर कश्मीर इशू के अंदर सीपैक बनवा के पाकिस्तानियों ने मास्टर स्ट्रोक खेला, डीप स्टेट ने, और उन्होंने केयरफुली चाइनीज़ इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर लिया कि अब जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं वही चाइना के इंटरेस्ट हैं कश्मीर के अंदर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है इसका आपको पहला बड़ा प्रूफ दिखाता हूं कि G20 की समिट जब इंडिया ने करवाने का ऐलान किया कश्मीर के अंदर, तो फौरी तौर पर जो पहला मुल्क था जिसने कहा नो, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं आएंगे, ये तो डिस्प्यूटेड इलाका है, वो था चाइना। कल पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया था कि चाइना अपोजेस G20 मीटिंग इन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड विल स्किप इट। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ चाइना नहीं करेगा, ये जो है ना चाइना और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं G20 के अंदर वो भी नहीं आएंगे। तो वही हुआ है, आज 3 और मुल्कों का नाम आ रहा है कि वो नहीं आ रहा है। एक तो तुर्की नहीं आ रहा, दूसरा सऊदी नहीं आ रहा। अब सऊदी का मतलब है मिडल ईस्ट, जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो सऊदी अरब है। जहाँ सऊदी अरब चला जाता है वहाँ मिडल ईस्ट चला जाता है पूरा। अब उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। इंडिया का अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने रिपोर्ट किया कि टर्की सऊदी स्किप रजिस्ट्रेशन फॉर श्रीनगर G20, चाइना स्टेज अवे। इंडोनेशिया का भी नाम आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन इंडोनेशिया का भी नाम आ रहा है और हो सकता है 1-2 और भी मुल्क जो है वो ना आए यहाँ पे। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है। एक तो ये इशू इंटरनेशनलाइज हो गया, मतलब बायलैटरल होता था ना पहले इंडिया पाकिस्तान, अब तो दुनिया के लेवल पर बात हो रही। अब इसमें चाइना भी बात कर रहा है, अब इसमें तुर्की भी बात कर रहा है खुल के, अब इसमें सऊदी भी बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा नुकसान दिया है इन्होंने, मोदी साहब की पॉलिसीज़ ने इंडिया को। पहले कश्मीर की बात इस तरह नहीं होती थी आलमी फोरम्स पे। अब आपको देखेंगे G20 के अंदर कश्मीर डिस्कस हो रहा है, हालांकि G20 का मेंबर नहीं है पाकिस्तान, और ये जो मुद्दा है पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल है। तो ये डिस्कस हो रहा है G20 के इजलासों के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इन्होंने किया है। और ये जो चाइना की तरफ से मना की गई है ना, ये क्लियरली साबित कर रहा है कि अब ये बायलैटरल नहीं ट्रायलैटरल मुद्दा है। और ये मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर पिछले 1.5-2 साल से डिस्कस कर रहा हूँ कि लॉन्ग रन में अगर आप चाइनीज़ के माइंड से सोचें ना, तो लद्दाख के ऊपर उनका क्लेम है, लद्दाख का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे जब वो लद्दाख को आज़ाद करवाएंगे इंडियन कब्जे से, जो कि उन्होंने करवाना है। माओ ज़ेडुंग का एक कॉल है कि भाई लद्दाख जो है वो 5 फिंगर्स में से एक है, तिब्बत की 5 फिंगर्स, तिब्बत पाम है तो उसकी 5 उंगलियां, उसमें से एक लद्दाख भी है। तो इन्होंने तो इसको बाजियाब करवाना है, अपना इलाका वो कहते हैं, ये सॉवरेनिटी का मसला है हमारे लिए। तो लद्दाख को अगर वो बाजियाब करवाते हैं, रिकवर करवाते हैं, तो उसका अगेन बॉर्डर लग रहा होगा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ, यानी लद्दाख के बॉर्डर्स पर इंडियन फौजें खड़ी हुई होंगी। और ये अगले 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जितने भी ये इशू चला, तो लद्दाख के बॉर्डर्स पर दबाव रहेगा। चाइना उस तरफ होगा लद्दाख में, इसके बॉर्डर्स पर इंडियन फौजें बाकायदा खड़ी हुई होंगी, बड़ी तादाद में खड़ी हुई होंगी। और जवाबी तौर पर अगले 50-100 साल तक भी चाइना को यहाँ मिलिट्री रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ेंगे बड़ी तादाद में, इंडिया से खुद को बचाव करने के लिए। लिहाजा वो चाहेंगे कि यहाँ बफर होना चाहिए वंस लद्दाख इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, और ये वो कर सकते हैं। अक्साई चीन ले गए तो लद्दाख भी ले सकते हैं।
तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर एक बफर हो इंडिया और उनके दरमियान, और वो बफर पाकिस्तान से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक फ्रेंडली कंट्री है उनके हवाले से। उनका और पाकिस्तान का बॉर्डर मिनिमम मिलिट्री प्रेजेंस होती है और आपस में नान छोले खा रहे होते हैं फौजी वहाँ बैठ के। आपको पता है बड़ा रिलैक्स बॉर्डर, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। तो वो चाहेंगे ऐसा बॉर्डर हो, शांत किस्म का, प्यार मोहब्बत के गाने, वो फिल्मों की शूटिंग हो वहाँ पर बस। तो ये चाहेंगे इस तरह के बॉर्डर्स हो कि मिलिट्री रिसोर्सेज जो हैं वो कम डिप्लॉय करना पड़े। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए, तो पाकिस्तानी फोर्सेस तभी वहाँ पर बॉर्डर पर बैठी रह सकती है ना, लद्दाख वाले बॉर्डर पर। तो ये चाइना की अपने लॉन्ग रन में उनका इंटरेस्ट है कि उनको यहाँ पर शांत बॉर्डर मिलेगा और एक बफर मिलेगा। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश अगर वो अलग करेंगे तो ये उनके इंटरेस्ट में होगा कि अरुणाचल के पीछे इंडिया ना हो, उधर आज़ाद रियासतें हों 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर। तो ये उनके लॉन्ग रन के प्लान है। अब ये कश्मीर जो है ना, इसके अंदर चाइनीज़ आ गए, मतलब ये ट्रायलेटरल इशू ऑलरेडी बन गया और वो दुनिया में वैसे ही मीडिएटर का चूंकि रोल प्ले कर रहे हैं चाइनीज़। तो ये जो कश्मीर का इशू है ये बीजेपी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से अब पाकिस्तान से बाहर निकल कर यूँ समझे ट्रायलेटरल इशू बन चुका है।